नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ इकोनॉमिक्स का। आज मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ये शायद लास्ट चैप्टर होगा हमारे इकोनॉमिक्स का। पूरा मैंने इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दिया है, इसलिए लास्ट चैप्टर होगा। एक दो चैप्टर्स और होंगे, वो मैं देख लूँगा, लेकिन ये लास्ट चैप्टर है। देखो, सबसे पहला है, हम लोग ये इसको पढ़ेंगे डिमांड। डिमांड से शुरू करेंगे। डिमांड, डिमांड, ठीक है। इसका अर्थ होती है डिमांड मीन्स मांग। यहाँ से शुरू होगा, ये चैप्टर है, कंप्लीट कर लेंगे आज इसको। देखो, डिमांड क्या होता है? डिमांड होती है कि किसी वस्तु की मांग तब मानी जाती है जब 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 व्यक्ति उस वस्तु को खरीदने की इच्छा के साथ साथ खरीदने के साथ साथ खरीदने की साथ साथ मतलब ना, खरीदने की इच्छा के साथ साथ खरीदने की इच्छा के साथ साथ खरीदने की क्षमता भी रखता हूँ। खरीदने की क्षमता रखता हूँ। इसका मतलब समझ में आया? मतलब ना, किसी वस्तु की मांग तब मानी जाती है जब उस व्यक्ति की वस्तु की खरीदने की इच्छा के साथ साथ खरीदने की क्षमता भी हो। जैसे मान लो आपने एक मोबाइल का सपना देखा, मैंने एक मोबाइल का सपना देखा और आपने इच्छा जारी किया खरीदने की इच्छा तो जारी किया, इच्छा तो है, लेकिन समस्या क्या है ना कि पैसा नहीं है। तो क्या ये डिमांड होगा? नहीं, डिमांड की कैटेगरी में हम लोग को नहीं रखा जाएगा। ये डिमांड नहीं माना जाएगा, ये डिमांड नहीं होगा। डिमांड का मतलब वो होती है ना कि खरीदने की क्षमता भी हो। समझ रहे हो ना? मतलब ना कि अगर मतलब ना कि केवल इच्छा से काम नहीं चलता है, उसके पास पैसे भी होना चाहिए। तो अगर आपने मोबाइल को इच्छा किया और खरीद मतलब खरीदा मतलब आपके पास पैसा था, इच्छा भी था और पैसा भी था, तो इसको बोला जाएगा डिमांड। बिल्कुल, तो ये हो गया इच्छा, पैसा और डिमांड। तो ये होती है डिमांड, ठीक है। तो डिमांड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
देखो ये डिमांड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आगे जो पढ़ना है ना बहुत सारी चीज वो हम लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इसको डिटेल में हम लोग को समझना पड़ रहा है। तो हर चैप्टर का एक बेसिक होता है ना, बेसिक पहले आप जब तक उसको अच्छे से नहीं समझोगे, नहीं क्लियर करोगे, तो वो चैप्टर पे आप उतना फाउंडेशन तैयार नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। और ज़्यादातर ज़्यादा देखोगे ना तो एग्जाम में बेसिक क्वेश्चन ही पूछ देते हैं, आपने बड़े लंबे चौड़े आपने पढ़ा और बेसिक को पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। देखो टाइप्स ऑफ डिमांड होती है, बट उसकी डिमांड की हम लोग बात नहीं करेंगे, टाइप्स ऑफ डिमांड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड मीन्स मांग का नियम, मांग का नियम। नियम ये क्या है, मांग का नियम ये कहता है कि जब जब किसी किसी वस्तु वस्तु का मूल्य बढ़ता है, बढ़ता है तो उसकी मांग घटती है, मांग घटती है, घटती है। और और जब मूल्य जब मूल्य घटता है, जब मूल्य घटता है तो उसकी मांग बढ़ती है, बढ़ती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जो डिमांड होती है ना, डिमांड जो होती है, डिमांड वो प्राइज का, प्राइज का मतलब मूल्य का, मूल्य का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, समझ रहे हो आप। देखो यहाँ पे बोला गया ना लॉ ऑफ डिमांड में कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, उसकी मांग घट रही है, घटती है। लेकिन जब मूल्य घट जाता है, मूल्य घट रहा है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि अगर प्राइस इंक्रीज हुआ तो डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। लेकिन अगर प्राइस कम हुआ तो डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ समझ में आ रहा है। देखो अब प्रश्न आती है ना कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है। तो देखो इसका बहुत सारे कारण है, जो मेन मेन कारण है उसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद डिमांड कर पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो, आगे चलते हैं। देखो इतना सिंपल तरीका से अगर आप पढ़ लोगे इकोनॉमिक्स, तो हमें नहीं लगता है कि इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन छूटेगा। देखो इकोनॉमिक्स में बहुत से लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या पूछेगा, ये वो इधर इधर फालतू क्वेश्चन करोगे तो भाई डरोगे ही, जिसका कोई एग्जाम में आएगा ही नहीं, आप उसको कर रहे हो, और कर भी रहे हो तो बेसिक पढ़ ही नहीं रहे हो और सीधे एमसीक्यू से कर रहे हो, तो एमसीक्यू से कंसेप्ट क्लियर होगा तब ना करोगे क्वेश्चन। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है, मतलब बोल सकते हो ना कि रीजन ऑफ इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, सीधा लॉ ऑफ
जो डिमांड है वो क्यों काम करता है, क्यों काम करता है, क्यों काम करता है, समझ रहे हो? मतलब ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, तो देखो पहला कारण होती है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब सब्स्टिट्यूट जो ऑब्जेक्ट होती है ना, इसकी मैं बात कर रहा हूँ इफेक्ट। इसकी मतलब मैं समझाता हूँ, देखो क्या होती है। जैसे मान लो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई तो उसकी जगह सस्ती वस्तु खरीदेंगे। मान लो एक वस्तु का कीमत बढ़ गया, मान लो एक वस्तु का कीमत बढ़ गया, तो दूसरा वस्तु क्या होगा, दूसरा वस्तु को हम खरीद लेंगे, जैसे मान लो चावल का प्राइस जो था वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, तो हम गेहूँ खरीद लेंगे, गेहूँ को खाएंगे, उस दिन चावल को ना खाएंगे, यही ना होता है। मान लो अगर हम कॉफ़ी बढ़ गई तो कॉफ़ी हम नहीं पिएंगे, चाय पिएंगे, यही ना होता है। इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। चावल बढ़ेगा तो हम गेहूं की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, गेहूं बढ़ेगा तो चावल की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, अगर कॉफी बढ़ेगा तो चाय की तरफ, और चाय बढ़ेगा तो कॉफी की तरफ। मतलब ना इस तरह से हम सब्स्टिट्यूट इफेक्ट पे क्या होती है, लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। दूसरा कारण इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। देखो इनकम इफेक्ट दो तरह से काम करता है। एक तो किसी का इनकम जो था वो बढ़ गया तो डिमांड वो बढ़ा देगा, और किसी का इनकम जो था वो कम गया तो भी डिमांड क्या होगा, कमा देगा। तो इनकम दो तरीका से होती है। एक तो मतलब ना एक व्यक्ति जिसका इनकम बढ़ गया, मतलब ना या तो उपभोक्ता की वास्तविक आय घट गई तो वो क्या करेगा, परचेजिंग पावर कम कर देगा, या इनकम बढ़ गया तो भी चाहेगा कि मैं अच्छे अच्छे चीज खरीदूं, यही ना। तो ये होती है इनकम हो गया। तीसरा होती है डिस डिसमिनिशिंग मार्जिनल मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है ना कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं और पता चला कि मिलने पर उसकी जो संतुष्टि है वो कम हो जाता है, और इसलिए वो कीमत बढ़ने पर भी हम उसको कम कर देते हैं। जैसे मान लो कि आप कॉफ़ी बहुत पीते थे, और कॉफ़ी पीते 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 बहुत ज़्यादा आपको आदत पड़ गई, तो आपको लगने लगा कि यार कॉफ़ी क्या पिया जाए, इसको छोड़ा जाए। तो क्या होगा, कॉफ़ी का दाम बढ़ भी जाएगा ना तो भी आप नहीं खरीदोगे, या कम भी हो जाएगा तो भी आप नहीं खरीदोगे। तो ये इफेक्ट पड़ती है। और चौथा होता है न्यू कंज्यूमर का जुड़ना। इसको हटाते हैं। देखो चौथा होती है न्यू कंज्यूमर को जुड़ना। न्यू कंज्यूमर, जो न्यू ग्राहक होते हैं ना, न्यू कंज्यूमर जो होते हैं वो उसको जुड़ना। इसका मतलब समझ रहे हो ना कि जब कीमत घटेगी तो नए ग्राहक क्या होंगे, वस्तु को खरीदने लगते हैं, तो नए कंज्यूमर ही तो जुड़ रहे हैं। तो इस तरह से काम करता है ये। तो आप सबसे चलते हैं मेन इम्पोर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, डिमांड कर्व। डिमांड कर्व, डिमांड कर्व।
डिमांड कर्व मतलब मांग वक्र, मांग वक्र। देखो बहुत से लोग होते हैं ना कि इससे क्वेश्चन नहीं पूछता, अरे पूछता है, आप पढ़ोगे तो पता चलेगा ना कि कहाँ से पूछता है। देखो इस डिमांड कर्व क्या है ना, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो दिखाता है कि अलग अलग वस्तु पर मांग कैसे बदलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ में क्या करते हैं, तो ग्राफ नहीं खींचूंगा, बस मैं लिखूंगा, ग्राफ पूरा नहीं खींचना, उतना टाइम नहीं है हम लोग का। एक्स एक्सिस जो होती है ना, एक्स एक्सिस, इस पे हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं। ठीक है, क्वांटिटी को लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी को लिया जाता है, और वाई एक्सिस पे क्या लिया जाता है, प्राइस को लिया जाता है। प्राइस को आप जानते हो ना, प्राइस और क्वांटिटी के बीच का रिलेशन क्या होती है, ये वाई एक्सिस पे लिया जाता है। ठीक है, अब क्या होती है ना, प्राइस पे लिया जाता है। देखो जैसे जैसे कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, देखो क्या होगा, डिमांड और प्राइस क्या होगा, जैसे जैसे क्या होगी, कीमत बढ़ेगी मतलब प्राइस बढ़ेगी, तो डिमांड क्या होगा, कमेगा, कमेगा। तो इसलिए क्या होगा, डिमांड कर्व क्या होगा ना, बाएं से दाएं झुक जाता है। क्या होगा, बाएं से, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं झुक जाता है, बाएं से दाएं, दाएं दाएं नीचे की ओर, नीचे, नीचे की ओर क्या होगा, झुक जाएगा, झुक जाता है, झुक, झुका हुआ रहता है। इसको बोल सकते हो आप डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोपिंग ये होती है। ठीक है, समझ रहे हो। अब देखो इसको डायग्राम से हम समझाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने शुरू में ही बताया था कि डिमांड जो होती है और प्राइस की जो होती है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समझ रहे हो, मतलब ना जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस क्या होगा, घट जाएगा, तो उसका उल्टा होता है। तो इसको हम लोग डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, मैं अब डायग्राम बनाता हूँ ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि जब जब प्राइस, प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो डिमांड क्या होगा, डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, तो क्या होगा, डिमांड, जब डिमांड क्या होगा, घट जाएगा। समझ रहे हो ना, देखो मैं आपको समझाता हूँ, मतलब डिमांड गर्भ में जो है ना उस तरह से हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छा से। जो देखो सबसे पहले ये समझते हैं कि जो क्वांटिटी होगी ना वो वाई एक्सिस पे लेंगे, वाई एक्स एक्सिस पे लेंगे, और प्राइस को वाई एक्सिस पे लेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो क्या होगा, तो जब कीमत बढ़ती है और मांग घटती है, और जब कीमत घटती है मांग बढ़ती है, तो बाएं से दाएं की ओर हमेशा झुक जाता है। समझ लो, देखो यहाँ से समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब डायग्राम वायग्राम के चक्कर में मत पड़ो, जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में उसकी बात कर रहे हैं। जब कीमत बढ़ती है, बढ़ती है तो क्या होगा, मांग घट जाएगा, मांग घट जाती है, घट जाती है। और जब 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 कीमत घट जाती है, घटती है, घटती है तो क्या होगा, मांग क्या होगा, बढ़ती है। ये दोनों के दशा में, दोनों दशा में ये जब ऐसा होता है, देख रहे हो ना, ऐसा होता है, तो पता है इसमें क्या होता है ना, इसलिए डिमांड ग्राफ,
जो डिमांड कर्व होगा, डिमांड जो कर्व होगा, डिमांड कर्व, वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, झुका हुआ होता है, झुका हुआ होता है। बस इतना याद रखा, डायग्राम तो पूछागा नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। देखो जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटेगा, और जब कीमत घटेगी तो मांग बढ़ेगा। तो डायग्राम जो होगा ना डिमांड कर्व का, वो बाएं से दाएं की ओर झुक जाता है, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर झुक जाता है, इस तरह से, ऐसे ऐसे झुक जाता है, ठीक है। समझ रहे हो क्यों झुकता है, इसका इतना टेंशन आपको नहीं लेना है, समझ रहे हो आप, समझ में आ गया ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया था दरोगा में नहीं, पीटी का जो एग्जाम हुआ था ना 40 वाले क्वेश्चन, 40 सीट वाले, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों को अच्छे से पढ़ समझ में आ गया, समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए आपको। तो डिमांड ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, इसमें किसी भी तरीका का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, डिमांड ग्राफ मैं बता दिया, बस इतना ही पढ़ना, और थोड़ा सा मैं आगे डिस्कशन कर देता हूँ, पूरी तरीका से ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, डिमांड ग्राफ, लॉ ऑफ डिमांड का मैंने डिमांड ग्राफ मैंने बता दिया, मतलब ना बाएं से दाएं की नीचे की ओर झुक जाता है, मतलब डाउनवर्ड शिपिंग हो जाता है, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मैं लिख देता हूँ, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है, स्लोपिंग हो जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है बात, ठीक है। लेकिन पता है लॉ ऑफ डिमांड कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट सॉरी वस्तु होते हैं, गुड्स होते हैं, जहां पे ये डिमांड अपवाद की तरह काम करता है, मतलब ये काम नहीं करता है, हर ऑब्जेक्ट पे ये डिमांड काम नहीं करता, तो हम लोग उसको पढ़ते हैं। देखो डिमांड लॉ क्या बोलती है, जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगा, ये तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड कहता है कुछ ऐसे गुड्स होती है ना जहाँ पे ये फेल हो जाता है, मतलब ये ऐसा नहीं हो पाता है, तो मैं उसकी बात करता हूँ। कौन सी बात है, देखो लॉ ऑफ डिमांड का कुछ अपवाद है, लॉ लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के अपवाद, अपवाद, कुछ अपवाद है। कौन सा अपवाद है लॉ ऑफ डिमांड का, ये है गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स, गिफिन गुड्स। देखो गिफिन गुड्स क्या होती है ना, कुछ स्थिति में क्या होती है, मतलब ना गिफिन गुड्स जो होती है ना, वो क्या होती है कि जो जनरली होता है गरीब लोगों की जरूरी चीजें, जैसे रोटी आलू मांग होने पर भी खरीदते हैं, क्योंकि दूसरी चीज महंगी हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हो। तो गिफिन गुड्स में क्या होती है, ये पूछा गया था, ये ध्यान रखना भाई, पूछा गया था एग्जाम में, गिफिन गुड्स क्या होती है, समझ रहे हो ना। गिफिन गुड्स में क्या होती है ना, अगर प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड बढ़ जाता है, ऐसा ही होता है। तो मैं इसको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ, मतलब ना जब प्राइस बढ़ेगी ना तो डिमांड भी बढ़ेगा, उसमें क्या था, उसका उल्टा था। तो देखो गिफिन गुड्स क्या होती है, मैं लिखता हूँ, वे वस्तुएं, वे वस्तुएं, वस्तु, वस्तुएं, ये वस्तुएं, वस्तुएं
वस्तुएं वस्तुएं होती है होती है होती है जिनकी जिनकी कीमत बढ़ने पर बढ़ने पर कीमत बढ़ने पर उसकी मांग घटती नहीं। देखो, उसकी जो मांग होती है वो घटती है। देखो, घटना चाहिए था घटती घटती, लेकिन नहीं नहीं बल्कि 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 क्या होती है, बढ़ जाती है बढ़ जाती है बढ़ जाती है। ये होती है गिवन गुड्स। समझ रहे हो ना? मतलब ना, प्राइस बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ जाता है, डिमांड भी बढ़ जाता है। और अगर प्राइस घटा तो डिमांड भी घट जाता है, उल्टा होता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड फेल हो रहा है ना, लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो रही है ना, देख रहे हो ना? लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे फेल हो जा रही है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो भाई लोग? तो लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या हो रही है, फेल हो जा रही है। क्यों? और ये अक्सर गिवन गुड्स में होती है। अब गिवन गुड्स क्या होती है? देखो, गिवन गुड्स ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों के लिए होता है। जैसे मान लो कोई सामान खरीदा, आप समझ रहे हो ना? जैसे वो आटा है, आलू है, ये सब सस्ती होती है। तो ऐसा नहीं ना कि वो गरीब आदमी है तो वो खाएगा नहीं, तो खाना तो खाएगा ही। तो खाएगा तो क्या करेगा, तब भी वो क्या करता है, उसको खरीद लेता है। ठीक है? तो ये गिवन गुड्स पे होती है, गिवन गुड्स पे ये होती है। फिर होती है प्रीसिटेड गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे ऐसे चीज होती है। फिर एसेंशियल, फिर देखो एसेंशियल गुड्स का मतलब समझते हो? एसेंशियल गुड्स पे भी लाई नहीं होता है। एसेंशियल 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 गुड्स, एसेंशियल गुड्स मतलब समझ रहे हो? एसेंशियल गुड्स का मतलब होता है नमक। नमक का चाहे आप प्राइस 1000 कर दो या 10,000 कर दो, खाने वाला तो खाएंगे, बिना नमक का कोई रह सकता है? दवाई, दवाई का डिमांड आज भी है, कल भी रहेगा, सब दिन रहेगा। पेट्रोल, पेट्रोल बिना पेट्रोल का कोई गाड़ी चला पाएगा? तो पेट्रोल चाहे आप 1000 कर दो या 10,000 कर दो। तो ये सब एसेंशियल गुड्स पे भी लॉ ऑफ डिमांड्स काम नहीं करता है। ठीक है? समझ रहे हो ना? फिर है प्रीसिटेड गुड्स, स्टेटस गुड्स जो होती है ना, स्टेटस स्टेटस गुड्स मतलब समझते हो? स्टेटस गुड्स, स्टेटस गुड्स का मतलब जो ब्रांडेड होती है। जैसे आईफोन, आईफोन का देखते हो ना, आईफोन नया फोन आया और लोग खरीदने शुरू कर दिए, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चल पाता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो भाई लोग? समझ रहे हो जी? हाँ। तो यही होती है तो लॉ ऑफ डिमांड देखो कहाँ कहाँ पे फेल हो जाता है। एक तो गिवन गुड्स पे, एक एसेंशियल गुड्स पे, और स्टेटस गुड्स पे। यहाँ पे सब फेल हो जाती है। मतलब यहाँ पे आप नहीं चला सकते हो लॉ ऑफ डिमांड को, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है ना, फेल हो जाती है। समझ रहे हो ना? यस। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डिमांड का कुछ कर। आगे चलते हैं। ठीक है? जैसे देखो जैसे बाजरा हो गया, माजा हो गया, ये सब क्या है, मोटा अनाज जिसको बोला जाता है। चावल हो गया, ये सब क्या है, हमारा गिवन गुड्स है, जो गरीब लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। उसकी प्राइस चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, वो खाएंगे ही खाएंगे। ठीक है ना? जैसे गरीब लोग क्या होती है, रोटी और आलू चीज पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आलू हो गया, उनके पास दूसरी जो महंगी चीज़ होती है ना, वो खरीदने के लिए नहीं होती है, तो आलू ज़्यादा हो गया। फिर आलू की कीमत अगर बढ़ गया तो वो मांस रोटी नहीं छोड़ के आलू खरीदेंगे। आलू सस्ता हो गया तो क्या करेंगे, वो तब भी खाएंगे वो।
रोटी ब्रेड ये सब क्या होती है, चावल होती है, ये सब जो है ना गिवन गुड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि गरीब लोग के पास और कोई विकल्प नहीं होता, बजट का बड़ा हिस्सा होती है, मजबूरी भी होता है, कंपलसरी भी होता है, ठीक है। तो ये होती है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। अब देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। एग्जाम्स में क्या क्या पूछा जाएगा हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, मतलब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को पता चल गया। तो डिमांड कर्व दो तरीके से परिवर्तित होती है, या तो कीमत बढ़ेगा तो डिमांड कर्व होगा, तो इस तरह होती है, ठीक है। अब एग्जाम के लिए एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा, तो देखो एग्जाम ओरिएंटेड हम लोग कुछ हेल्प करते हैं, मतलब लिखते हैं। देखो सबसे पहला डिमांड ग्राफ कैसा होता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिमांड कर्व कर्व कैसा होता है, कैसा होता है। तो डिमांड कर्व कैसा होता है, तो डिमांड कर्व बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, दाएं नीचे की ओर, नीचे की ओर झुका हुआ, ठीक है। ये है पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। दूसरा होती है कि लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया था, लॉ ऑफ डिमांड जो था, डिमांड पता है किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तीसरा होती है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होता है, फेल मान लो फेल बोल सकते हो या अपवाद बोल सकते हो, नहीं काम करता है, तो वो होती है गिफन गुड्स में। गिफन गुड्स मैंने आपको बताया कि प्राइस बढ़ने पर ये डिमांड भी बढ़ जाती है। और फिर हो गया नेसेसिटी गुड्स, नेसेसियलिस गुड्स जो होती है ना वो सारे, फिर फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस वाले होते हैं सो, और स्टेटस गुड्स वाले। ये डिमांड को प्रभावित करने का कारण क्या है, बहुत सारे हैं, प्राइस है, इनकम है, टेस्ट है, पॉपुलेशंस है, ये है, ठीक है। जब देखो अब यहाँ पे देखो दूसरा, जब कीमत के अलावे कारण बदलते हैं तो क्या होगा, तो डिमांड कर्व या तो राइट लेफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा, यही होगा ना। समझ रहे हो आप? समझ में आया जी? बिल्कुल। तो यहाँ तक हम लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ तक पढ़ लिया जो एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और भी बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, क्या क्या पढ़ना है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना है। तो हम लोगों ने पूरा डिमांड कर्व को अच्छे से समझ लिया, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा गया था बिहार दरोगा में, ठीक है। तो टाइप्स बहुत सारे होते हैं, इंडिविजुअल,
डिमांड कर्व होती है, मार्केट डिमांड कर्व होती है, फिर बहुत सारे होती है, लेकिन जनरली यही वाले हम लोग को डिमांड कर्व पढ़ना होता है पूरी तरीक़ा से। ठीक है, तो चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू भाई, धन्यवाद। मज़ा आया होगा तो और मज़ा ले सकते हो।